नमस्कार। विश्व उपभोक्ता दिवस एक ऐसा दिवस जिसे हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, लेकिन क्या हम सभी जानते हैं कि उपभोक्ता है कौन? उपभोक्ता हम हैं, क्योंकि हमारा जीवन जुड़ा है हमारी आवश्यकताओं के साथ, रोज रोज की आवश्यकताओं के साथ, और उन आवश्यकताओं को हम अपने उपभोग के जरिए ही पूरा करते हैं। उपभोक्ता दिवस जहाँ तक मनाने का तात्पर्य है, वहाँ ये समझ बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारे कर्तव्य हैं और क्या हमारे हक। बहुत ही खूबसूरत और बड़ा दिन है ये, और इसी दिन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान तशरीफ़ लेके आए हैं। मैं जिक्र कर रही हूँ श्री एम के माली जी का, जो कि रीजनल डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चंडीगढ़ में कार्यरत हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आज के इस खास दिन पे आप हमारे साथ हैं, और आज हम इस खास दिन के उपलक्ष्य में आपसे बहुत सारी जानकारी लेना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आप जिस ओहदे पे हैं, जिस स्तर पे आप कार्य कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि हमारी जनता को सबसे पहले तो आप रिजर्व बैंक से जोड़ें कि हमारे लिए ये बैंक किस तरह से महत्वपूर्ण है, एक आम जनता के लिए, एक आम नागरिक के लिए इसकी क्या रूपरेखा है? जी, आपने बहुत जाहिर प्रश्न किया है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आम जनता के को इतनी जानकारी नहीं होती है। जी। भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक बोलते हैं, यानी भारत का केंद्रीय बैंक है, और इसके जो फंक्शन होते हैं आम बैंकों से थोड़े अलग होते हैं। जी। और क्योंकि आम बैंक जो है वहाँ पे कोई भी नागरिक जाकर अपना अकाउंट खोल सकता है और अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकता है। रिज़र्व बैंक आम लोगों के अकाउंट नहीं खोलती है, बल्कि इसका काम बैंकों का पर्यवेक्षण यानी कि उनका इंस्पेक्शन वगैरह करना, बैंकों के नीति निर्धारण करना, बैंकों के कार्यकलापों की नीति का निर्धारण करना, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनसे भारतीय रिजर्व बैंक देश के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि हम भारत की करेंसी को देश के कोने कोने तक पहुँचाते हैं, जिसके आधार पर हमारे देशवासी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं। किसी भी दुकान में ख़रीदना हो तो मुद्रा के थ्रू ही किया जाता है। बिल्कुल सही बात। और इसके अलावा हमारे कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, स्टैट्यूटरी फंक्शन है, जैसे हम विदेशी मुद्रा के भंडार का मैनेजमेंट करते हैं। जी। ये विदेशी मुद्रा का भंडार पूरे देश का एक ही होता है, और इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस हैं और किसी भी तरह का इसका प्रबंधन होता है, वो सारा रिजर्व बैंक के पास ही है। और इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट ये जानना कि रिज़र्व बैंक जो है, जो देश में ऋण दर चलती है, जिस पर बैंक जनता को ऋण देते हैं, उसका निर्धारण भी रिज़र्व बैंक के नीति निर्देशों के हिसाब से रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए हुए ऋण दर के आधार पर होता है। जी। तो ये एक इतना इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिससे हमारे देश का लगभग सभी व्यक्ति लाभान्वित होते हैं, प्रभावित होते हैं। सर, आपसे जो आज के दिन के उपलक्ष्य में एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है कि इंटीग्रेटेड लोकपाल स्कीम एक नई जो हम सुन रहे हैं, वो क्या है और क्यों लाई जा रही है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मैं थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्टेक्स्ट आपको बताना चाहूँगा। जी। क्योंकि आज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है, तो मैं आपके सब दर्शकों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और साथ ही ये बताना चाहता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक बहुत पहले से कंज्यूमर के राइट्स के लिए, कंज्यूमर के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुविधा के लिए तरह तरह के प्रयास करता रहा है। जी। इस संदर्भ में लोकपाल स्कीम हम 1995 में लेकर आए थे, जो अब लगभग 26-27 साल से चल रही है। जी। और इस स्कीम में हम समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से आवश्यक परिवर्तन भी करते रहे हैं, और जो परिवर्तन जो करने की वजह से थोड़ा सा क्या हुआ कि इस स्कीम में जो है हमारे जो ओम्बुड्समैन जो है 2-3 तरह के ओम्बुड्समैन हमें ऐड करने पड़े थे। एक तो हमने जो बैंकों के क्षेत्र में जो समस्या के निवारण के लिए ओम्बुड्समैन किया था, उसको हम BOS स्कीम कहते थे, बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम। बाद में चल के NBFC जो एंटिटी आई, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, जो कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं जी। वो जो ऋण देती हैं या दूसरी सुविधाएं देती हैं, उस एरिया में भी बहुत शिकायतें आ रही थी, तो हमने उसको भी ऐड किया लोकपाल स्कीम में।
और कुछ टाइम बाद क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन भी बहुत सारी बढ़ रही थी जी। तो इसमें भी सर्विस प्रोवाइडर आ रहे थे जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। तो वो जब शुरू हुई तो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट शुरू हुई, तो हमने एक और इसका इसमें स्कीम में ऐड कर दिया एक जी। अधिकारी। तो हो ये रहा था कि 2-3 तरह की अलग अलग स्कीम थी और उन स्कीमों में शिकायत करने के आधार भी अलग थे जी। और ग्राहकों को कंपेंसेशन देने के जो फ्रेमवर्क था, जो संरचनाएं थी, वो भी अलग अलग थी। जी। तो एक जाहिर सी बात है कि इतना अलग अलग स्कीम होंगी तो ग्राहकों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता था जी। जी। कि यदि वो शिकायत दर्ज करें तो किस कॉन्टेक्स्ट में करें, किस अधिकारी को करें, जी। किस जुरिस्डिक्शन में करें। जी। जी। तो वो समस्या के समाधान के निवारण के लिए हमने ये सोचा कि क्यों ना इसको हम सरल करें। तो उसको सरल करने के लिए और उसमें कुछ नए फीचर ऐड करने के लिए ये न्यू इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम का हमने नवंबर 2021 में इसकी शुरुआत की गई। जी। जी। तो ये तब से चल रही है और इसमें तीनों जो हमारे ओम्बुड्समैन थे पहले, बैंकिंग क्षेत्र के और एनबीएफसी के और डिजिटल ट्रांजैक्शन के, सबको एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर उनको ले आए हैं। यानी वर्ष 2021 नवंबर से ये ऑलरेडी काम में आ चुकी है। जी हाँ। शुरू हो चुका है जी हाँ। कार्य। बहुत ही खूबसूरती से आपने इस काम को अंजाम दिया है और सर देखा जाए तो आम जनता है उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत सुलभ कर दिया आपने। इस तरह से अपनी शिकायतों को या अपनी तकलीफ़ों को आप समझ सकते हैं। सर मैं पूछना चाहूँगी कि CRPC क्या है? ये एक एब्रीविएशन हम सुनते हैं और किस तरह से कार्य करता है? ये एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है क्योंकि जहाँ मैंने पिछले क्वेश्चन के उत्तर में कहा था कि हमने कुछ नए फीचर इसमें ऐड किए गए। जी। तो ये CRPC एक बहुत ही हमारा इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हमने ऐड किया है। CRPC का जो मतलब है सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर। जी। अब लोकपाल स्कीम में क्या होता है, जो भी शिकायतें आती हैं वो मूलतः 3 तरह की होती हैं। जी। एक तो वो शिकायतें जो हम पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। जी। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जिसके पास कंप्यूटर की सुविधा है, जी। जी। इंटरनेट की सुविधा है, वो पोर्टल पर कंप्लेंट अपना दर्ज कर जी। सकता है। जी। मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, जी। तो किसी और के माध्यम से अपनी समस्या को हमारे पास पहुंचाते हैं। जी। तो उसके लिए एक हमने शुरू किया कि वो ईमेल के थ्रू भी कंप्लेंट हमें दे सकते हैं। जी। और तीसरे इस तरह के लोग भी हैं जो ना उनके पास कंप्यूटर की सुविधा है ना इंटरनेट की, तो वो फिजिकली कंप्लेंट को हमारे पास भेजते हैं। एप्लीकेशन लिख के। हाँ, तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए कि वो फिजिकली भी कंप्लेंट को भेज सकें। जी, बिल्कुल। तो ये सारी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने वन नेशन वन ओम्बुड्समैन एक फीचर इसमें डाला है। उसका मतलब है कि ग्राहक के नज़रिए से जी। ओम्बुड्समैन पूरे के पूरे जितने भी हमारे कार्यालय हैं, 19 कार्यालय हैं, वो एक ही हैं। मतलब पूरे भारतवर्ष पूरे भारतवर्ष के लिए जी। कस्टमर के लिए हम सिर्फ एक ही एड्रेस देंगे जिस पर फिजिकल कंप्लेंट्स वो अपना रजिस्टर कर सकता है। एक ईमेल एड्रेस होगा जिस पे सारे देश के जितने भी लोग हैं, ग्राहक हैं, एक ही एड्रेस पर कंप्लेंट अपनी भेज सकते हैं ईमेल पर। जी। और पोर्टल तो एक था ही पहले भी। जी। तो ये जो केंद्रीकृत करने का सबसे बड़ा पर्पज़ ये था कि सबको बिना किसी प्रॉब्लम के, ना तो उनको जुरिस्डिक्शन याद करने की ज़रूरत है, जी। ना किसी तरह का फिजिकल एड्रेस, एक के अलावा एक तो रहेगा ही, जी। 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 याद करने की ज़रूरत है। तो उनके लिए बहुत आसान हो गया। जी। तो एक जो कॉन्टैक्ट सेंटर के रूप में एक ऐसा सेंटर हमने बनाया है जहाँ पे सारी चीज़ें रिसीव होती हैं और वहाँ प्रोसेस होती है। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि क्योंकि बात जब पूरे भारतवर्ष की है तो बहुत से हमारे ऐसी आम जनता है जो समस्याओं से तो जूझ रहे हैं, लेकिन कई बार उन्हें भाषा जो है वो आड़े आ जाती है कि वो अपनी बात को अंग्रेज़ी में नहीं कह सकते या हिंदी भी समझने, अगर हम कहें कि हमारे नॉर्थ साइड से या ईस्ट साइड से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम है, तो भाषाओं की सुविधा के लिए भी कुछ किया गया? हाँ जी, इसमें प्रावधान है भाषा की सुविधा के लिए। जी। जो हमारा जो फिजिकल है वो तो किसी भी भाषा में कंप्लेंट को हमारे यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। जी। जी। फिजिकल रूप में वो हमारे पास आएगी। हम रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन है जो वहाँ पे भेज के उसका ट्रांसलेट करके उसको प्रोसेस करते हैं और उसका रिजॉल्व करते हैं समस्या को। और मगर हमारा जो CMS पोर्टल है इसमें भी सुविधा है कि आप चाहें तो जो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप कोई भी लैंग्वेज में आप उसको
अपना मतलब जो भारत की सभी भाषी जो हैं हाँ, अपनी इस समस्या को आपके किसी सामने भी रख सकते भाषा में अपना ग्रीवेंस का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। हैं। जी हालांकि जो मेन जो उसके जो उसके फील्ड्स हैं जी वो तो हिंदी और इंग्लिश में हैं, जी बट समस्या का जो विवेचन है, जो उसका डिस्क्रिप्शन आप किसी भी भाषा में दे सकते हैं। और ईमेल तो सुविधा है ही, उसमें तो आप किसी भी भाषा की अटैचमेंट डाल सकते हैं। जी तो उसके बारे में कोई किसी को किस तरह की कोई समस्या परेशानी नहीं ना हो, आएगी। तो इनका प्रावधान किया गया है। सर अब एक मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि समस्या डालनी कहाँ है ये तो बता दिया आपने, लेकिन अपनी शिकायत लोकपाल स्कीम में कैसे दर्ज कराई जा सकती है? हाँ, ये तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ग्राहक को ये नहीं पता होगा कि कैसे अपनी कंप्लेंट दर्ज करनी है, तो बेचारे की सारी चीज़ें तो बेकार हैं। जी जी तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे जो अभी प्रावधान है उसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति को बैंक से, एनबीएफसी से या दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आरबीआई की रेगुलेटेड एंटिटी में आते हैं, मतलब जी। जिनको रिजर्व बैंक के नीति निर्देश जिनके ऊपर लागू होते हैं और जो आरबीआई के अंडर कार्य करते हैं, जी यदि उनको कोई शिकायत हो तो सबसे पहले उनको अपनी शिकायत उस ही एंटिटी के पास दर्ज करनी होती है। सपोज कीजिए आप बैंक हैं, आपके अगेंस्ट मुझे शिकायत है, जी तो सबसे पहले मौका हम बैंकों को देते हैं कि उसको रिजॉल्व करें, जी अपने लेवल पे ही कर लें अपने उसे। लेवल पे जी करें। तो जी बैंकों को या दूसरे रेगुलेटेड एंटिटी को इसके लिए 30 दिन का समय मिलता है। जी और 30 दिन के अंदर यदि वो समस्या को रिजॉल्व नहीं करते हैं, समाधान नहीं करते हैं, या समस्या का समाधान जो वो करते हैं उससे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, जी संतुष्ट नहीं है, जी तो भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल के पास ये लोग शिकायत कर सकते हैं। जी अब शिकायत करने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो है पोर्टल पे जाके, जी जो पोर्टल का एड्रेस मैं सबको बताना चाहता हूँ, जी ज़रूर। वो है cms.rbi.org.in। जी और दूसरा जो रूप है जिसमें समस्या दर्ज की जा सकती है वो है हमारे ईमेल के थ्रू। ईमेल का भी एड्रेस पूरे देश के लिए एक ही है, crpc@rbi.org.in। जी और तीसरा जो मोड है वो है फिजिकल। जी फिजिकल मोड के लिए बहुत आसान है, हमारा जो चंडीगढ़ कार्यालय में हमारा सीआरपीसी विभाग कार्य करता है, और इसका एड्रेस मैं बता देता हूँ एक बार फिर सबके लिए। वो है सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़, सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़ 160017। जी तो ये सभी के लिए एक है, पूरे देश के लिए एक है। जी तो यहाँ पे अपनी कंप्लेंट्स की जा सकती हाँ हैं। जी। सर कॉन्टैक्ट सेंटर जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें और विस्तार से बताएं आप। हाँ जी, कॉन्टैक्ट सेंटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है जो कि हमने नई स्कीम में इंट्रोड्यूस किया है। कॉन्टैक्ट सेंटर का मतलब है एक ऐसा सेंटर जहाँ पे लोग हमारे एम्प्लॉय के साथ बात करके ये जान सकें कि उन्होंने अपनी शिकायत किस तरह से दर्ज करनी है, या यदि उन्होंने ऑलरेडी शिकायत दर्ज की है जी तो उसकी क्या स्थिति है। और इसी तरह की सलाह देने के लिए हमने एक कॉन्टैक्ट सेंटर बनाया है, और ये कॉन्टैक्ट सेंटर या संपर्क केंद्र ये भारतीय रिजर्व बैंक के चंडीगढ़ कार्यालय में ही स्थित है। जी हाँ, और इस संपर्क केंद्र की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें ना केवल हिंदी और इंग्लिश में ही वार्तालाप किया जा सकता है, बल्कि इसमें 9 क्षेत्रीय भाषाओं में ही वार्तालाप किया जा सकता है, जिसमें सारी प्रमुख भाषाएं आ जाती हैं। यदि मैं बताना चाहूँ तो उसमें 9 भाषाएं जो हैं वो बांग्ला है, जी और मराठी है, गुजराती है, जी साउथ की सारी लैंग्वेज हैं, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, जी जी और इसके अलावा ओडिया भी है और पंजाबी भी है। तो ये बहुत 9 बढ़िया। भाषाएं के में आप हमारे एम्प्लॉय से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या के बारे में उनसे पूछ सकते हैं। सर ये तो बात रही समस्याओं की कि किस तरह से समस्या यदि उठ खड़ी हो तो आप तक पहुंचा जा सके, रिजर्व बैंक तक पहुंचा जा सके। लेकिन बहुत सी हमारी जो जनता है, आप नागरिक है, बहुत भोली है, या कहा जाए कि कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है, या कुछ घबराहट, या कभी गलती से भी हो सकता है, किसी न किसी तरह के साइबर फ्रॉड में फंस जाते हैं। किसी तरह के मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, किसी तरह की ऐसी कोशिशें की जाने लगी हैं, और आजकल देखा जाए तो ये केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं कि अचानक बैंकों से पैसे गायब हो गए। और ऐसी हालत में सर एक बहुत अजीब सी व्यथा से गुजरता है इंसान। आरबीआई उस बारे में क्या जानना चाहता है?
आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही रेलिवेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक भी, हम भी देख रहे हैं रिजर्व बैंक में, और हमारे लोकपाल कार्यालय में भी शिकायतें आती रहती हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन, बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी शिकायतों का आता है जिसमें कि बैंकों के ग्राहकों को या एनबीएफसी के ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी होती है, डिजिटल स्पेस में फ्रॉड होते हैं, साइबर स्पेस में फ्रॉड होते हैं, और ये समस्याएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से डिजिटल लेन देन बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्र में ये समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं। आप तक जानकारी सर बैंकों के थ्रू आती है या डायरेक्ट कस्टमर के थ्रू आती है? हमारे पास कस्टमर के थ्रू जानकारी आती है, और ये जो कंप्लेंट्स हैं हमारे ओम्बुड्समैन कार्यालय में दर्ज होती हैं, जिसका समाधान हम करते हैं। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि रिजर्व बैंक इसके बारे में बहुत ही सीरियस है, बहुत गंभीर है, और पिछले बहुत वर्षों से प्रयासरत है कि हम इस संदर्भ में जो भी जानकारी है, फाइनेंशियल एजुकेशन कैंप्स हैं या कैंपेन्स हैं, वो जनता के पास कोने कोने तक पहुँचे, ताकि जनता कम से कम अपने अधिकारों को जाने, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के तरीकों को जाने, प्रिकॉशंस को जाने, ताकि उनके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम जो कैंपेन करते हैं वो तो हमारे बहुत सारे ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू होती हैं। बहुत फेमस फिल्मी पर्सनालिटीज, क्रिकेट के स्टार, ये लोग हमारी कैंपेन करते हैं, और बाकायदा आपने सुना होगा शायद अमिताभ बच्चन जी भी टीवी पर आते हैं, वो भी कई सारे प्रिकॉशंस बताते हैं। बट बावजूद इसके ऐसी जो समस्याएं हैं, ऐसे जो केसेस हैं, काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो उसका निदान तो मेरे ख्याल में प्रिवेंशन ही है, और प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि हम सब फाइनेंशियली एजुकेट हों। सिर्फ पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं है, फाइनेंशियली एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। जिसका हम प्रयास कर रहे हैं। आप रख रखाव कर सकते हैं। मैं इस संदर्भ में एक दो बातें और कहना चाहूँगा कि जो डिजिटल फ्रॉड्स हैं उसके कुछ टाइप्स हैं जो कि बहुत यूज़ हो रहे हैं, उसके बारे में ग्राहकों को बड़ा समझदार होने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है और बचने की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर एक तरीका है विशिंग और फिशिंग का। जिस तरह से मछली पकड़ते हैं मल्लाह, वो जाल फेंकते हैं समुद्र में या नदी में, और उनका जाल इतना महीन होता है कि उसमें बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी आ जाती हैं। तो इस तरह से फ्रॉडस्टर लोग भी अपना जाल फेंकते हैं। जाल ऐसे लोगों और फेंकते हैं जिनको बेचारों को फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती या पढ़े लिखे नहीं होते, कभी पढ़े लिखे भी उसमें फंस जाते हैं सर। तो वो अपनी बातों के जाल से फंसाते हैं, कभी आपसे आपके बैंक से रिलेटेड जानकारी लेकर फंसाते हैं, ओटीपी लेकर फंसाते हैं, सीवीवी लेना चाहते हैं, या फिर आपको ईमेल के थ्रू बड़े लुभावने ऑफर देंगे, बड़े अच्छे ऑफर देंगे, आपको लगेगा भाई मेरे तो बहुत पैसे बन जाएंगे। तो मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे लुभावने ऑफर में ना आए, क्योंकि एक कहावत है अंग्रेजी में, देयर इज नो फ्री लंच। तो कोई भी आपको फ्री में पैसे नहीं दे सकता है। आपको अपनी मेहनत की कमाई मिलती है, अपने खुद के परिश्रम की कमाई से मिल सकता है। तो ऐसे लुभावने ऑफर में ना आए। जो भी आपको ईमेल आती है या फ़ोन के थ्रू कोई कॉल आती है, बड़े ध्यान से उसके में रिएक्ट करें। कोई भी लिंक किसी भी तरह का, उसको अननोन लिंक को आप क्लिक ना करें, क्योंकि क्लिक करने से कभी कभी क्या होता है कि ऐसी एप्लीकेशन है जैसे एनीडेस्क है, आप अपने मोबाइल पर उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो आपकी सारी जानकारी फ्रॉडस्टर अपने मोबाइल पर देख सकता है, और अपने मोबाइल पे अगर वो देख सकता है, इसका मतलब जो आपने स्टोर किया है अपने पासवर्ड, सीवीवी या बैंक अकाउंट की डिटेल, वो भी देख सकता है। तो आप जालसाजी के शिकार हो सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बीता टाइम जो ऐसा बीता, हम तो बहुत हद तक सर, क्योंकि घरों में ही बैठ के हर तरह के ट्रांजैक्शंस करते जा रहे थे, और इस वक्त में मेरा ख्याल है इस चीज़ को सीखने का और एक बढ़ाई है इस बात को कि आप सीखें, हर चीज़ को तरीके से सीखें, क्योंकि फ़ायदा तो उठाना है, हमने अपने समय को भी बचाना है। और आज के दौर में जहाँ इतनी भागदौड़ है ज़िंदगी में कि हम इन सब चीज़ों के लिए वक्त बहुत कम निकालते हैं कि कौन जाएगा, लाइनों में लगेगा, ट्रांजैक्शंस करेगा, फॉर्मेलिटीज़ करेगा, पासबुक और चेक बुक और ये सब। तो जहाँ तक ग्राहकों के जागरूक होने की बात है, हमने उसके विषय में भी बात करी, लेकिन कोई ऐसा ज़रिया भी है कि ईमेल या आप फिज़िकली नहीं आ सकते, तो किसी ऐसे नंबर का भी कोई आप हमें जानकारी दे सकते हैं जिससे दूर बैठे फ़ोन पे इस तरह से बात की जा सके और अपनी शिकायत को डिस्कस किया जा सके? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और हमने जो कॉन्टैक्ट सेंटर बनाया है, संपर्क केंद्र बनाया है,
वो संपर्क केंद्र में एक टोल फ्री नंबर है जी। जिसको किस देश के किसी भी कोने से मिलाकर उस पर बात की जा सकती है, और वो टोल फ्री नंबर है 1-4448, यानी कि अंग्रेजी में 14448। जी इस नंबर पर देश में से कहीं से भी आप मिलाकर बात कर सकते हैं। सर, और इस कार्यालय का या इस सेंटर का जो टाइमिंग्स हैं या डेज हैं वो भी कुछ फिक्सेशन है? हाँ जी, ये हमारे जो कार्य दिवस हैं सोमवार से शुक्रवार जी सुबह 9:35 से लेकर शाम को 5:15 तक ये चलता उपलब्ध है, उस रहेगी पे ये हाँ सेवा। बात कर सकते जी हैं। जी सर, विश्व उपभोक्ता दिवस के इस अवसर पर आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हमारे दर्शकों को चलते चलते आप कुछ मैसेज भी देना चाहेंगे? हाँ, मैं रिज़र्व बैंक की तरफ से सबको ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो सुविधाएं हमने नई एकीकृत प्रणाली इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम में दी हैं, जी उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, कॉन्टैक्ट सेंटर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, और डिजिटल ट्रांजैक्शन को जितना भी सेफली कर सकें, अपने आप को फ्रॉडस्टर से बचाकर कर सकें उतना अच्छा है, जी और ताकि आप सेफ रहें, आपका परिवार सेफ रहे, और आपका सबसे बड़ी बात है आपका पैसा सेफ रहे। जी जी मेहनत की जो कमाई है, मेहनत जैसे की कमाई सेफ रहे। पाई पाई इंसान जोड़ता है, जी उसके साथ सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। जी बहुत ही खूबसूरत आपने मैसेज दिया है सर। एक बार फिर से हम सर का शुक्रिया करते हुए अपने सभी दर्शकों से ये बात कहना चाहेंगे कि जीवन में अर्जन करना हम सारी उम्र लगे रहते हैं। हम अपने परिवार, अपने घर, अपने लोगों के लिए बहुत सोचते हैं, लेकिन इतनी मेहनत से कमाई गई कमाई को चंद पलों में अगर हम किसी को यूं ही हवाले हो जाने दें तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी गलती अनजाने में खुद से कर बैठते हैं। इस गलती से बचाव बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए जुड़ना इन नई सुविधाओं से और इन्हें समझना भी बहुत ज़रूरी है। जागरूक रहिए अपने लिए, अपने अपनों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज के दिन में आपका यहाँ आना, हमें इतनी विशेष जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण था, हमारे लिए भी, हमारे दर्शकों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।